मेरे एक फ्रेंड हैं वो जो आईटी कंपनी चलाते हैं, एक स्टार्टअप चलाते हैं और उनके घर में एक इंसिडेंट हुआ। पैसा मार्केट में नहीं आपके माइंड में बनता है, जो आप जैसे बताया आपने। क्योंकि तब तो एफडी से भी निकाल, म्यूचुअल फंड से भी निकाल, सोना भी बेच, लोगों से भी उधार ले, बैंक से भी उधार ले एंड जाके केवल एक प्रॉपर्टी जिस दोस्त ने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था और वो आज घाटे में है, 5 साल बाद वही दोस्त आपका आपके एफडी रिटर्न से डबल कमा रहा होगा। इंसान हो या बाजार, उसको जाना ऊपर ही है। बट एक्चुअली में फाइनेंशियल करोड़पति नहीं है। इस टाइम तो आपकी कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैसा, प्लानिंग और पोर्टफोलियो के बारे में, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, पूरे माइंडसेट की लैंग्वेज में। मेरे साथ स्टूडियो में है श्री मोहित जैन जी, जिनको आप जानते हैं ऑनलाइन फाइनेंशियल फंडे के नाम से। ये एक एक्स IT इंजीनियर हैं जो पिछले 10 सालों से लोगों को पर्सनल फाइनेंस में एडवाइस कर रहे हैं और ये 300 से ज़्यादा फैमिलीज़ के साथ पर्सनली काम कर चुके हैं। उनका क्लियर मिशन है 1000 करोड़पति पोर्टफोलियोज़ बनाना, जहां करोड़पति सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने IT छोड़कर ये जर्नी क्यों स्टार्ट की, उनकी कोर फिलॉसफीज़ क्या है और वो कैसे एक सैलरीड प्रोफेशनल, स्टार्टअप फाउंडर और ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स को ज़्यादा स्मार्ट तरीके से और स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने पैसे को ग्रो कैसे करें, उसको बताएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ काम ना करे बल्कि सही डायरेक्शन में काम करे, तो ये एपिसोड आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। मोहित जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप एक IT प्रोफेशनल रहे हैं और एक कंफर्टेबल IT की जॉब छोड़ करके कैसे फाइनेंशियल फंडे का आइडिया कैसे आया और फाइनेंशियल फंडे का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू अभिनव जी। यस, ये सच है कि IT प्रोफेशनल होने के नाते लाइफ इजी थी, कंफर्टेबल जॉब था एंड आई वाज अर्निंग गुड, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर कहीं ना कहीं एक मेरे को एज ए हैबिट है कि मैं ज़्यादा खाली नहीं बैठ सकता। तो कुछ खाली टाइम को फिलर करने के लिए मुझे लगता है कि मुझे ये डायरेक्शन मिली कि मैं इस तरफ कुछ करूं। तो इसका इंटेंट सबसे पहले आया था कि जब मैंने जॉब में देखा कॉर्पोरेट कल्चर में कि लोग किस तरीके से अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर रहे हैं या किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, तो वहाँ से लगा कि कुछ करना चाहिए। बिकॉज़ मैं खुद अपना पैसा 2010 से, जब से जॉब लगी थी तब से मैं अपना पैसा, वो जो 1 लाख रुपीज़ की टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स आया करती थी ELSS, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा था 2010 से। और मार्केट डाउन था, कुछ नहीं हुआ था। फिर 2014 में मोदी जी आए और एक शेयर मार्केट में लहर आई, जिसकी वजह से मुझे ये पक्का विश्वास हो गया था कि ये चीज़ अच्छी है, लंबे समय में यहाँ पे 12-15% रिटर्न बनते हैं। और कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे वेडिंग प्लान हो रही थी, तो वेडिंग का जो खर्चा था वो भी मैंने अपने रिटर्न से ही रिडम्पशन कराकर पूरा किया। और वहीं मेरे दोस्त और कॉलीग्स अपनी शादियों में लोन ले रहे थे, क्योंकि उनके खुद के पैसे PF, PPF या फिर LIC जैसी पॉलिसीज़ में स्टक थे। तो दैट्स वाई मुझे लगा कि नई लोगों को थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और इस तरीके से स्टार्टिंग की कि कुछ स्टार्ट किया जाए। और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मैंने लाइसेंस 2015 में लिया। इसके पीछे एक फाइनेंशियल फंडे की भी एक स्टोरी थी जो आप बताना चाहेंगे कि फाइनेंशियल फंडे नाम क्यों पड़ा, इसकी कहानी क्या है? यस, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम पे काम कर रहे थे और financialfreedom.com हमने डोमेन परचेज भी कर लिया था, वो बाय मिस्टेक फाइनेंशियल फ्रीडम की स्पेलिंग गलत हो गई थी। एंड वी लेटर रियलाइज कि financialfreedom.com तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो लोगो वगैरह सब डिज़ाइन हो चुका था, FF करके ही कुछ लेना था। तो फिर हमने सोचा कि और क्या कर सकते हैं, तो वहाँ से ये कीवर्ड ट्रिक किया कि फाइनेंशियल फंडे वुड ऑल्सो बी ए कैची नेम जो लोगों को रिलेट करेगा, और हम भी फाइनेंशियल फंडे लोगों को समझाएंगे कि कैसे उन्हें अपने पैसे को मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ से हमने financialfunde.com की शुरुआत की। तो फंडे पे फंडे उसके बाद चलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगला सवाल है कि आपने अपने चैनल्स पे और काफ़ी प्रोमिनेंटली बता रखा है मिशन 1000 करोड़पति।
तो ये क्या है कि ये मार्केटिंग गिमिक है या फिर लाइक व्हाट इज द रैशनल और इमोशन बिहाइंड दैट? सो अभिनव जी, ये जो करोड़पति मिशन है, मैं चाहता हूँ कि 1000 लोग, कम से कम मैं 1000 लोगों को हेल्प कर पाऊँ कि उनके पोर्टफोलियोज़, फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज़ 1 करोड़ रुपए को टच करें। दैट इज़ वाई मेरा एम है कि 1000 करोड़पतिज मैं बना सकूं। ऑल्दो लोग ऑलरेडी करोड़पति हैं, उनके गोल्ड ज्वेलरीज हैं, उनके घर हैं जो 1 करोड़ की वैल्यूज़ के हैं, तो वो करोड़पति तो हैं, बट एक्चुअली में फाइनेंशियल करोड़पति नहीं है। फाइनेंशियल करोड़पति बनने का मतलब है कि आपके पास फ्रीडम रहे, आप जब चाहे जब उसमें से पैसा निकाल सकें। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने 5 या 10 सालों में डिसिप्लिन से 1 करोड़ का फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना लिया, तो आप उस 1 करोड़ में से ही 1 लाख रुपए पर मंथ 15 सालों तक निकाल सकते हो। तो आप देखिए कि कितनी फ्रीडम आपको मिल जाएगी कि आप 1 लाख रुपए तो हर महीने आप यूज़ कर सकते हो ना, और अपना खर्चा चला सकते हो। फिर उसके बाद आप चाहे कुछ भी करिए, कोई भी रिस्क लीजिए। तो वो बैकअप बनना जो फ्रीडम देता है वो अनबिलीवेबल है। ये मैंने खुद फील किया है, जिसकी वजह से मैं एक ऐसा स्टेप ले पाया कि जो मुझे पसंद है मैं वो काम कर पाऊँ। तो इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि एक आप फ्रीडम वाला स्टेटस अपनी लाइफ में अचीव करें। फिर उसके बाद जो अच्छा लगता है, आपको अपनी जॉब अच्छी लगती है, आप अपनी जॉब में कंटिन्यू कीजिए। आपको कुछ और अच्छा लगता है तो आप कुछ और कीजिए। एटलीस्ट लाइफ एक ही है, चॉइस आप चूज़ कर सकते हो। आप कंपल्शन में आप अपना लाइफ को स्पेंड नहीं कर रहे हो। दैट इज़ द पर्पस। बेसिकली थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऐड हो जाती है, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में, फ्रीडम साथ के साथ ऐड हो जाती है। बहुत ज़्यादा फिक्स एसेट्स में ना ब्लॉक करें, कुछ पैसा अपने लिए अपने गोल्स के साथ साथ अचीव करते चलो। ओके, मेरा अगला सवाल है, अगर अपनी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी को आप, अगर आप फिलॉसफी को, जो भी आपकी कोर फिलॉसफी, अगर उसको आप 3 फंडोज में, टॉप 3 फंडोज में, आप फंडों में बेसिकली एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो वो क्या होगा? श्योर अभिनव जी। तो सबसे पहला फंडा तो है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को बोलता हूँ कि माउंटेन पे चढ़ने के लिए सबसे पहले आपके सामने माउंटेन होना चाहिए कि कौन से माउंटेन पे आपको चढ़ना है। तभी आप फिर देखोगे कौन सी रस्सी लगेगी, कौन सा सूट लगेगा, कैसा टेम्परेचर है। सो दैट इज़ वाई पहले गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। आपको 5 साल में कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, 10 साल में कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, तो उसके हिसाब से तय होगा। 10 साल में इतने पैसे इकट्ठे करने हैं तो इस रेट से जाऊंगा तो मैं कितने पैसे अभी डाल सकता हूं जिससे कि मैं 10 साल में वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो पहला जो फंडा आया वो आप गोल क्लियर करिए, टाइम पीरियड उससे डिफाइन हो जाएगा कि ये गोल कितने टाइम पीरियड में आने वाला है। अब दूसरा जो फंडा आएगा वो आता है आपका रिस्क टॉलरेंस और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो या कितना रिस्क झेल सकते हो। ये दोनों चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है। उसी के अकॉर्डिंग आपको वो रास्ता या पाथ दिया जाएगा कि आप इस रास्ते पे चलो, यू विल बी गुड ऑन दिस पाथ एंड यू विल अचीव योर टारगेट। एंड थर्ड आता है आपका माइंडसेट, कि माइंडसेट जो होता है ये, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो बाजार तो उतार चढ़ाव रोज़ दिखाएगा, बट अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे 5 सालों में यहाँ पहुँचना है और 5 सालों में इस रेट से यहाँ पहुँचा जा सकता है, इस पाथ से, इस व्हीकल से, तो आप डेफिनेटली वो चीज़ अचीव कर पाओगे। तो मेरा कहना है कि जो रिटर्न्स हैं वो मार्केट में नहीं, माइंड में बनते हैं। मार्केट तो हमेशा उतार चढ़ाव दिखाता रहेगा, बट अगर आपका माइंड स्टेबल है देन ओनली यू विल बी एबल टू अर्न मोर देन एवरेज रिटर्न। उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल होगा कि लाइक आप हमेशा कहते हैं कि लाइक पैसा मार्केट में नहीं, आपके माइंड में बनता है, जो आपने जैसे बताया आपने, तो इसको थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक समझ पाए कि माइंड में क्या कहना चाहते हैं, इसकी एनालॉजी क्या है, व्हाई मनी इज मेड इन योर ब्रेन नॉट इनटू द मार्केट, हाउ टू प्ले विद दैट? इसको मैं 3 लेटर से बताना चाहूँगा, 3 C's। तो माइंड में बनने से मतलब ये है कि पहला C, आपको क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आपको क्लैरिटी है, चीज़ों की क्लैरिटी है कि क्यों रिटर्न बनता है, कहाँ से बनता है, तो आप कॉन्फिडेंस शो कर पाओगे। क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर आपको किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस आ गया है देन आपका कमिटमेंट लेवल बढ़ेगा, तो आपको कमिटमेंट आएगा। तो द 3 C's,
क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस से कमिटमेंट आएगा. एंड इफ़ यू कमिट योर 3-5 ईयर 10 ईयर टाइम टू पर्टिकुलर गोल, देन डेफिनेटली आप उसमें इनपुट भी डालोगे और उसको आप अचीव कर लोगे. तो अगर क्लैरिटी की बात करें तो सबसे पहला क्लैरिटी ये देना चाहूँगा कि जो मार्केट में रिटर्न आता है, जो हम 12% सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स से आप लोग भी सुनते रहते होंगे कि 12% एवरेज रिटर्न आएगा. ये 12% क्यों बोलते हैं? तो इसके लिए इक्वेशन है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन. तो हर 5 साल में ये इक्वेशन अपने आप को ज़रूर मैच करती है. तो अगर हम जीडीपी 7% मान के चलें और इन्फ्लेशन 5% मान के चलें, तो 7 और 5 12% का रिटर्न बाज़ार में आता ही आता है. इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल, आप कोई चीज़ 10 रुपये की बनाते थे और आप उसका जो प्रॉफिट था वो आपका 10% था और 1 रुपया आप उसमें प्रॉफिट कमाते थे. ऐसे ही आप 1 लाख प्रोडक्ट बेचते थे एक साल में, तो आपका जो प्रॉफिट था वो 1 लाख रुपए का होता था हर साल, क्योंकि 10 रुपये कॉस्ट थी. अब वही चीज़ इन्फ्लेशन की वजह से 11 रुपये की हो गई और जीडीपी की वजह से अब 1 लाख नहीं, आप 2 लाख पेयर्स बेचने लगे. ओके. ग्रोथ होती है ना, जब जीडीपी में ग्रोथ होती है तो आपके बिजनेस में भी ग्रोथ होती है. जी. तो अब आप 2 लाख पेयर्स उस चीज़ के बेचने लगे और आपका जो महंगाई की वजह से प्रोडक्ट का प्राइस है वो 10 की जगह 11 हो गया. तो 10 की जगह 11 हो गया, आपका प्रॉफिट मार्जिन्स तो वही है 10%. तो अब आपका एक प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट है वो 1 रुपीज़ ना होके 1 रुपी 1 पैसा हो गया, ये 1 रुपीज़ 10 पैसा हो गया. तो इस तरीके से आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ उस सारे प्रोडक्ट को बेचने के बाद, एक तो आपने 2 लाख प्रोडक्ट बेचे, ऊपर से आपका महंगाई की वजह से प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज अगर 10% ही है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया, और प्रॉफिट बढ़ा तो आपका शेयर्स भी बढ़ा. तो दैट इज़ वाई इन्फ्लेशन और जीडीपी दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर रिटर्न्स बनते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मोटा मोटा 12% के आसपास रहता है. दैट इज़ वाई वी से कि नॉमिनल जीडीपी का रेट 10-12% होता है और 10-12% रिटर्न ज़रूर बनते हैं. अब इसमें फंड मैनेजर का रोल है, अगर उसने अच्छा किया, अच्छी इंडस्ट्रीज़ पकड़ी जहाँ पर ग्रोथ 15% है, तो वो 15% रिटर्न कमाते हैं. दैट इज़ हाउ वी सम इट अप कि पैसा जो है माइंड में बनता है, माइंड में क्लैरिटी हो तो आपका पैसा ज़रूर बनता है. अच्छा, आपने इसे क्लैरिटी बोला, फिर कॉन्फिडेंस से बढ़ जाता है कि भाई ठीक है, मुझे क्लैरिटी है तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा पैसा इन्वेस्ट करने का. एंड कमिटमेंट जो आपका, आई थिंक एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि आप कमिटमेंट को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, तो उस पर थोड़ा लाइट थ्रो करना चाहेंगे आप? जैसे कि मैंने कहा कि माउंटेन पे चढ़ना है, माउंटेन पे कौन से माउंटेन पे चढ़ना है, आपको क्लैरिटी आ गई है और आपने सारी चीज़ें अरेंज भी कर ली हैं, कौन सी रस्सी लगेगी, कौन से बूट लगेंगे और कौन से सूट में आप जाओगे जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर आपकी बॉडी झेल पाए. तो इन सारे क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से आपका कमिटमेंट आता है कि यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट. तो ऐसे ही जब आपको पता लग जाता है कि मेरा गोल 10 साल दूर है और 10 साल में तो जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन का जो इक्वेशन है वो मैच होगा ही होगा, 12% रिटर्न आएगा ही आएगा, और 12% रिटर्न के हिसाब से अगर मुझे 50 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं तो मैं अगर 10 लाख रुपए 10,000 रुपये 20,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करता हूँ तो 10 साल में मैं यहाँ तो पहुँच ही जाऊँगा. तो आप उस 10,000 20,000 रुपये के कमिटमेंट पे बिल्कुल अडिग रहोगे और आप उसको डालते रहोगे, बिकॉज आपको क्लैरिटी भी है और कॉन्फिडेंस भी. अच्छा, मैं अगला क्वेश्चन उस सेगमेंट के लिए पूछना चाहता हूँ जो कि एक 30 to 35 एज का मिड एज आईटी और में भी दूसरे टाइप का प्रोफेशनल है, किसी भी प्रोफेशन में जो कि सैलरीड प्रोफेशनल है, इसके पास अपने बेसिक ज़रूरतों से थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्पस है, स्टिल वो काफ़ी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डाल रखा है या फिर उसको आइडिया ही नहीं है. तो इस सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए आपकी क्या रिकमेंडेशंस होंगे? लाइक टिपिकली ये कैटेगरी जो है. देखिए, आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप 30 से 35 के एज बैंड में हैं और आपके पास आपकी ज़रूरतें पूरी करने लायक सैलरी भी आ रही है और उसके ऊपर भी आपके पास सरप्लस अवेलेबल है. तो अगर ऐसा है तो आप बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं कि आप अपनी गोल प्लानिंग्स कर पाएँ. तो गोल्स तो सबके होते हैं, कोई ना माने ना पहचाने तो बात अलग है, बट गोल्स होते तो सबके हैं.
और जो सबसे इग्नोर्ड और सबसे बड़ा गोल है वो है रिटायरमेंट का, जिसके लिए कोई सोचता ही नहीं है। और उसी गोल के पास आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम है। अगर आप 30-35 में हैं तो मोटा मोटा आप 20 साल तो मान के चलिए ना, 20 साल तो आपके पास हैं। तो उस 20 साल के गोल के लिए आप चाहे 10,000 रुपये डालिए, जब आपके पास पैसे एक्स्ट्रा भी हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं ना। और आप एक बात का और ध्यान रखिए, आपको जो आज आपकी सैलरी मिल रही है इसमें 20% सैलरी उस टाइम के लिए मिल रही है जब आप नहीं कमाओगे। अच्छा। पर आप उसको 100 की 100% आज ही खर्च कर लेते हो। तो इसलिए आपको जब भी सैलरी मिल रही है उसमें से 10-20% तो आपको बचाना ही है। अब वो कौन से गोल के लिए डालना है वो आप डिसाइड कर सकते हो प्रायोरिटी पे। तो आपको सारी गुल्लक बना कर चलना है। आपका एजुकेशन गोल है बच्चों का, उसकी एक गुल्लक हो गई, उनकी शादी है उसकी एक गुल्लक हो गई, और आप अपनी रिटायरमेंट वाली गुल्लक को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, वो भी एक गुल्लक हो गई। ठीक है, जो गोल पास है उसमें ज़्यादा पैसे डाल दो, जो गोल दूर है उसमें कम डाल दो, बट डालो ज़रूर जी। तो इस तरीके से जो आपकी सरप्लस मनी है वो एफिशिएंटली डेजिग्नेटेड गुल्लक में चली जाएगी। और जैसा कि हम कहते हैं लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड से 10 से 12% रिटर्न ज़रूर आता है। तो इस 10 से 12% को लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो में आप शिफ्ट कर लीजिए। जो शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं उन्हें आप एफडी में रखना चाहें या सेफ्टी वाले प्रोडक्ट में रखना चाहें आप रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसी पे थोड़ा सा और आगे आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, चाहे थोड़ा सा और लाइट थ्रो कराना चाहूँगा कि ये जो ग्रोइंग एज है, मिड एज जो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन होता है, उसको जैसे आपने बोला कि बहुत अच्छे से बताया कि बहुत नज़रअंदाज हो जाता है रिटायरमेंट फ़ंड, तो वो उसकी क्यूरियोसिटी रहती है यार ये 10-12% सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बट इसको मैथमेटिकली अगर आप समझाना चाहें कि यार अगर 10% कमा रहे हो तो कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा, 12% की दर से जो टिपिकल दर होता है, ये थोड़ा सा इस पर लाइट थ्रो करना चाहेंगे। जो फार्मूला ऑफ 72 होता है वो बेसिकली थोड़ा सा एनलाइटन करना चाहेंगे जनता को। श्योर अभिनव जी। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि अगर रूल ऑफ 72 की बात करें तो 72 से आप अगर इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ़ ईयर्स निकल कर आ जाते हैं कि कितने सालों में आपका पैसा डबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका रिटर्न 10% आता है तो आपके पैसे 72 डिवाइडेड बाय 10 7.2 ईयर्स में डबल होंगे। एक मुश्त पैसा जो आपने आज लगाया है वो 7.2 ईयर्स में डबल हो जाएगा अगर 10% रिटर्न आया तो। ऐसे ही अगर रिटर्न 12% आया तो आपका पैसा 6 साल में डबल हो जाएगा। और जो अभी डबल हो रहा है आपका वो कितने साल में डबल हो रहा है, आपको मोटा मोटी 6 या 7% रिटर्न मिलता है जिस भी किसी इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा लगाते हो। तो सेफ होता है, सिक्योर होता है, एफडी है, LIC है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर आप 6% से डिवाइड करोगे 72 को तो वो रकम आती है 12 साल यानी 12 साल में आप पैसा डबल कर रहे हो। और हम आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं जहाँ पे 6 साल में पैसा डबल हो रहा है और ये हर 6 साल में डबल हो रहा है जी। तो आधा तो यानी 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना और 24 साल में 16 गुना पैसा आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा ही होगा जी। तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आप उनको 12% वाले गुल्लक में भेजते रहिए उस पैसे को। जो शॉर्ट टर्म वाले गोल्स हैं आप वहाँ पे 6% वाली चीज़ों में पैसा रख सकते हैं। समझ गया मैं। तो इसमें समय का बहुत बड़ा खेल है, समय ही बलवान जी हाँ, कि आप शॉर्ट टर्म वालों को थोड़ा सा लेसर रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट में डालें, थोड़ा मिड टर्म में तो और थोड़ा ज़्यादा रिस्कियर, और ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म में उसको और ज़्यादा रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकते हैं। करेक्ट, परफेक्ट जी, धन्यवाद। अब एक दूसरा तबका है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जो कि एक आजकल काफ़ी, जैसे कि हमारी इकोनॉमी जैसे जैसे बदलाव लाई है मोदी जी के रिजीम में, काफ़ी स्टार्टअप फाउंडर्स वगैरह ने काफ़ी मतलब कुछ टाइम में काफ़ी स्टार्टअप फाउंडर्स आए हैं, बट स्टिल दे आर ट्रेडिशनल वे ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में लगा हुआ उनके पैसे रियल इस्टेट्स में लगे हुए हैं, चाहे वो जागरूकता ना होने की वजह से मे बी, या फिर किसी भी तरीके से। लाइक व्हाट यू वांट टू से अबाउट दोज पीपल हु आर, जो कि फाउंडर पैसा है उनके पास, बट वो आज भी ट्रेडिशनल वे से अपने बिजनेसेस में या तो री इन्वेस्टेड है उनका पैसा, और नहीं तो वो बेसिकली रियल इस्टेट चाहे एफडीज में पैसा इंस्ट्रूमेंट है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी देखते हैं एज ए इन्वेस्टर आप? देखिए अभिनव जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि
कोई भी इंस्ट्रूमेंट बेकार नहीं होता, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना रोल होता है। जी। ना एफडी बेकार है, ना रियल एस्टेट बेकार है, ना ही म्यूचुअल फंड बेकार है, ना ही शेयर मार्केट बेकार है, ना ही एलआईसी पॉलिसी बेकार है। हर किसी प्रोडक्ट का, हर किसी इंस्ट्रूमेंट का और एसेट क्लास का अपना अपना रोल है। तो आपको बस ये देखना है मेरे लिए क्या सूटेबल है, मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है और मेरे लिए कहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो आपको उसी तरीके से मैनेज करना है कि सारी रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो जाए और मुझे जब जितने पैसे की ज़रूरत हो वो मेरी लाइफ में एंश्योर हो जाए। तो अगर आप इस तरीके से सोच के चलेंगे तो आप किसी के साथ, फंड मैनेजर या किसी एडवाइज़र के साथ बैठकर एक अपना प्लान चार्ट आउट करा सकते हैं कि मुझे कहाँ कहाँ कितना एक्सपोजर रखना चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी प्री कंसीव नोशन की वजह से एक पर्टिकुलर जगह ज़्यादा टिल्टेड हूँ, फोकस्ड हूँ और वहीं पर सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की, जो हमारे वॉरेन बफेट भी कहते थे, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। रियल इस्टेट एक बहुत अच्छा विकल्प है, बट रियल इस्टेट कहीं ना कहीं आपको एक लॉक इन प्रोवाइड करता है, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो कुछ पैसा जो हमारे स्टार्टअप के लोग हैं उनको तो लिक्विडिटी काफ़ी चाहिए होती है और रियल इस्टेट भी चाहिए होता है अपने बिजनेस के लिए। तो कुछ वो रियल इस्टेट में रख सकते हैं, कुछ लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में रख सकते हैं, जिसके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो हाईएस्ट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम पीरियड आप उसमें रिस्क का चुनाव कर सकते हैं, कौन से टाइप का रिस्क लेना है, कितना रिस्क लेना है, बट हाईली लिक्विड होते हैं, आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं। अच्छा मोहित जी, आप कुछ दिनों पहले मुझे एक कहानी बता रहे थे कि आपका एक स्टार्टअप फ्रेंड था जिसके घर में आग लग गई थी और वो उसके पास ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि उसके पास एक इंश्योरेंस है, और आप जब वो सब कुछ करा लिया सारा, फिर आपसे कुछ दिनों बाद बात किया तो पता चला कि उसके इंश्योरेंस भी था। तो उस पर ज़रा इस कहानी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, बात कुछ ऐसी थी कि मेरे एक फ्रेंड हैं, वो जो आईटी कंपनी चलाते हैं, एक स्टार्टअप चलाते हैं, और उनके घर में एक फायर इंसिडेंट हुआ और उसमें काफ़ी कुछ डैमेज भी हुआ। बट जब होता है ना, जब लोन लेते हैं तो एक घर का इंश्योरेंस कराना ज़रूरी होता है। तो वो इंश्योरेंस उन्होंने करा लिया और उन्हें नहीं पता था कि वो इंश्योरेंस उनको फायर भी कवर करता है या उनके पास ऐसा कोई इंश्योरेंस है भी। अब जब आग लग गई और उन्होंने सारा रिपेयर वगैरह करा लिया, उसके 2-3 महीने बाद उनको उस इंश्योरेंस का रिन्यूअल आया। तो उन्होंने रिन्यूअल प्रीमियम पे किया और उसको तब क्लिक किया कि ये मैं इससे क्लेम भी ले सकता था। उन्होंने 1-2 जगह हाथ पैर मारे, चेक किया, बट कहीं सक्सेस नहीं मिला, तो वो चुप बैठ गए। तो जब उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने देखा हाँ उसमें फायर इंश्योरेंस कवर्ड था। मैंने चेक भी करवाया कि कैसे क्लेम ले सकते हैं। तो जब चेक कराया तो बात हुई कि सर्वेयर्स आएंगे, उन्हें आप दिखा पाओगे वो डैमेज जो आपके घर में हुआ था। एंड ही सेड नहीं, मैं अब सब कुछ रिपेयर करा चुका हूँ। तो मैंने यही बोला कि इस टाइम तो आपकी कोई हेल्प नहीं हो पाएगी, बट येस, आप जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी आपके पास है, उसको एक जगह डॉक्यूमेंटेड रखिए, लाइक एज ए एडवाइज़र या एज ए फाइनेंशियल फ्रेंड, मित्र। आप किसी एक पर्सन को अटैच करिए अपने साथ और जिसको आपके सारे फाइनेंसेस, सारे इंश्योरेंसेस पता हो, जिससे कि जब कभी वो इंसिडेंट हो तो उसको पहले से ही पता रहे, तो वो आपको बता दे कि इस चीज़ में आप कैसे बाहर निकल सकते हो या कैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का आप क्लेम ले सकते हो। नहीं, बहुत सही आप टर्म आपने यूज़ किया, इंश्योरेंस मित्र, सॉरी फाइनेंशियल मित्र आपने यूज़ किया। एंड आई थिंक दैट इज़ द की टेक अवे कि एक आप जैसे अपने दोस्त मित्र रखते हैं, एक आप फाइनेंशियल मित्र भी अपनी जर्नी में रखें, ताकि ये जो सिचुएशंस आएंगी पहले से ही एक हु इज़ समबडी इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ दैट। और आप इवेंचुअली आप आपके साथ साथ आपकी जर्नी में आप बहुत बिजी हैं अपने स्टार्टअप के गोल्स में, साथ के साथ आपके पर्सनल गोल्स जो कि नहीं अचीव हो पाते हैं, आप बहुत सारा पैसा अपना री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने बिजनेस में। बट एक फाइनेंशियल मित्र आपकी घर की ज़रूरतों को मुझे लगता है कि फुलफ़िल कराता है, आपकी पर्सनल ज़रूरतों को भी साथ के साथ फुलफ़िल कराता रहता है थ्रू अ बेटर पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग अलॉन्ग विद द बिजनेस थिंग्स विच यू आर ट्राइंग टू अचीव। क्योंकि अभिनव जी, बात यही है कि जो स्टार्टअप हैं उनका जो माइंड है, जो उनकी एनर्जी है, वो बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एंड ये जो पर्सनल फाइनेंस वाला एरिया है, बिजनेस फाइनेंस, तो एनी हाउ उन्हें मैनेज करना ही है, उनकी जवाबदेही है बहुत जगह। बट ये पर्सनल फाइनेंस वाला जो एरिया है, ये कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। और पर्सनल फाइनेंस
ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो कर सब कुछ रहे कर ही हैं, रहे हैं उसी के लिए, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम जो पैसे कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? अपने अपने और अपने फैमिली के लिए। जी तो उस बिजनेस के लिए थोड़ी ना ज़्यादातर कर रहे हैं, वो बिजनेस ही आउटकम है मेरी पर्सनल वेलबींग को जी। इम्प्रूव करने के लिए। जी। तो ये मिस नहीं होना चाहिए, और इसको मिस ना होने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक फाइनेंशियल मित्र अपने साथ रखिए, आपसे वो सारे गोल्स वगैरह लिस्ट कराता रहेगा, और उसमें क्या इनपुट आपको देना है वो बताता रहेगा। और आप स्टार्टअप कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उतना तो आप निकाल सकोगे। तो अगर आप वो निकाल सकते हो, वो साइड बाय साइड वो आपका इंश्योर कर रहा है, फिर बिजनेस में लॉसेस भी आ रहे हैं तो भी वो चीज़ें आपकी इंटैक्ट हैं, इंश्योर हैं, और क्या ही चाहिए। जी ये पैसा कमा के हमें ऊपर तो लेके नहीं जाना है, जी जी सब यहीं खर्च करना है। सो वॉट एवर अमाउंट ऑफ मनी यू वॉन्ट इन लाइफ, इफ़ दैट इज़ असर्टेन्ड बाय प्लानिंग, देन आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। जी, बहुत सही, विल बी एट पीस। थैंक यू थैंक यू। एक दूसरा तबका है मोहित जी, जो कि ट्रेडिशनली बिजनेस करते आ रहा है, काफ़ी उनके पास पूंजी भी है, बट वो पूंजी कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड है, जैसे कि एफडी हुआ, चाहे आपका रियल एस्टेट हुआ, दुकानों में काफ़ी पैसे लोगों को लग रखे हैं, जो कि रियल एस्टेट ही है एक तरीके से। सो इस तबके की साइकोलॉजी को आप क्या राय देना चाहेंगे, या फिर क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, एंड कैसे हाउ दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम योर वेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू उनकी लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है? बहुत अच्छा आपने सेगमेंट को टच किया, और जब से मैंने आईटी जॉब से क्विट किया है और मैं फुल टाइम इस प्रोफेशन में आया हूँ, तो मैं बिज़नेस कम्युनिटी पे शॉप ओनर्स और ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और उनसे जब मिलता हूँ तो पहला जो चीज़ सामने आता है कि बिज़नेस फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस को वो लोग अलग नहीं देखते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है। वो हर फाइनेंस की बात को अपने बिजनेस फाइनेंस पर ले जाते हैं। मैं बात करूंगा 12% की, तो वो बातें करते हैं 18% तो मेरा बिजनेस ही दे रहा है, मैं 12% वाले प्रोडक्ट में क्यों जाऊं। कहीं पे कुछ सेफ्टी की बात होगी कि कुछ सेव कर लो 8% 7%, तो वो ये कहने लगते हैं कि इतना तो हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का ब्याज ही जा रहा है, हम उसे ना चुका दें, हम किसी और प्रोडक्ट में क्यों डालें। तो मेरा उनसे ये कहना है कि बिजनेस फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करिए, करना सीखिए, क्योंकि जो आप बिजनेस कर रहे हैं रिस्क वहाँ पर भी है जी। आप प्रोडक्ट मांगते हैं गारंटेड और कर रहे हैं रिस्की बिजनेस। तो इसके दो पहलू बताऊंगा। तो पहला पॉइंट तो बिजनेस फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस को अलग रखिए। आपको बिजनेस के लिए शॉप चाहिए, गोदाम चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट मत मानिए, वो आपकी नीड है, वो आपको करना पड़ेगा। अब आपके गोल्स भी हैं, पर्सनल गोल्स हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, और आपकी खुद की रिटायरमेंट है। एक दिन तो दुकान को छोड़ना पड़ेगा ना, एक दिन तो फैक्ट्री को छोड़ना पड़ेगा ना, पर चाहिए आपको ज़िंदगी भी तो जीनी है जी। तो इसके लिए आपको पर्सनल फाइनेंस की तरफ आप जाएंगे तो आप अपने बिजनेस से कुछ ना कुछ पैसा अलग निकालिए, जो आपके पर्सनल गोल्स हैं उनके लिए डालिए। अब इसमें जो दूसरा पहलू है वो ये आता है, बिजनेस वाले लोग ये कहते हैं रिस्क तो हम अपने बिजनेस में ले रहे हैं जी। तो पैसा तो हम वहाँ से कमा लेंगे, जी। अभी जो पैसा कमाया है ये हमें सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में ही रखना है, जिससे कि हम इस पे कोई रिस्क नहीं चाहते। जी। तो मेरा उस पे ये कहना होता है कि आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो, रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके गोल्स बहुत हैं और जो पूंजी आप डालना चाहते हो वो लिमिटेड है। ख्वाहिशें बहुत हैं बट पूंजी लिमिटेड है। जी। तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको उतने बड़े बड़े काम करने हैं और छोटी पूंजी में ही करने हैं। जी। और जो रिस्क का ऑफसेट है, जो रिस्क की काट है, वो है टाइम पीरियड। तो जो लंबे लंबे गोल्स हैं 15 साल बाद आने वाले हैं, आप वो पैसा आप उधर शिफ्ट कर दीजिए और रिस्क वाला प्रोडक्ट या मैनेज रिस्क वाला प्रोडक्ट चूज़ करिए, क्योंकि गारंटीड वाले प्रोडक्ट में आप साल तो पूरे दे रहे हो बट कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ को किल कर रहे हो। एक प्रोडक्ट 6% ग्रोथ दे रहा है, एक प्रोडक्ट 12% ग्रोथ दे रहा है। तो जो 6% वाला प्रोडक्ट है वो 12 साल में पैसे डबल करेगा, और जो 12% वाला प्रोडक्ट है वो 6 साल में पैसे डबल करेगा, और 12 साल में तो 4 गुने कर देगा। तो 4 गुने वाले पैसे से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को बहुत अच्छे से पूरा कर पाओगे। जी, जैसे आपने बताया था गुल्लक वाला, जो शुरुआत में बताया था कि गुल्लक, उनके लिए भी गुल्लक होना चाहिए। भले आप बिजनेस माइंडसेट से ही खाली मत देखिए इसमें 18% है, 20% रिटर्न है, बट इवेंचुअली अपने फाइनेंशियल गोल के बाद एफडी में भी पैसा रखिए, बट आप और थोड़ा फास्टर रेट ऑफ रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट जैसे म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्टेड रहें। पोर्टफोलियो सबका मिक्स होना चाहिए, ना कि केवल एक ही तरीके का।
करेक्ट? बिल्कुल। धन्यवाद। मोहित जी, मेरा अगला सवाल है कि लोग कहते हैं कि बिज़नेस करो, बिज़नेस में ज़्यादा तेज़ी से पैसा बना सकते हो, बट ज़्यादातर देखेंगे कि लोग जॉब कर रहे होते हैं। तो अगर इस इन दोनों के बीच का कोई रास्ता अगर हम बोलें कि आप जॉब करते हुए भी लाइक फास्टर ग्रोथ अचीव करना हो, चाहे कुछ सेमी मतलब और पैरेलल इनकम्स क्रिएट करनी हो, तो वो एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी, एक विंडो खोलता है कि आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिस्की बिजनेस भी नहीं करने की ज़रूरत है, स्टिल यू कैन इंक्रीज द पेस ऑफ इनकम। सो उन लोगों के लिए वो जो सेगमेंट तबका है जो कि फास्टर रन रेट से अपने ग्रोथ को कर पाए, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अभिनव जी, आपने बहुत ही सही टॉपिक को टच किया है। ये बात सच है कि ज़्यादा पैसा या ज़्यादा फास्ट पैसा कमाना है तो बिजनेस में ही है। फिर भी हमारी ज़्यादातर जनता जॉब करती है क्योंकि वो लोग हेडेक और रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि बिजनेस में पैसा है बट बिजनेस में फेलियर्स भी है। तो अगर आपको पैसा ज़्यादा कमाना है तो या तो बिजनेस करो या बिजनेस में इन्वेस्ट करो। तो अब आपने नौकरी का रास्ता चुना, आपने वो रिस्की रास्ता नहीं चुना, हेडेक नहीं चुनी इतनी ज़्यादा, तो ठीक है। बट आप बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला रिस्क तो ले सकते हो ना, वो भी ऐसे बिजनेस में जो कि इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। कोई फंड मैनेजर उसको एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट करा रहा है। तो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है जो इक्विटी मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं, वो भी टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट कराने का रास्ता दिखाता है। एक IIM पास आउट फंड मैनेजर सिलेक्ट करता है कि कौन सी 50-60 कंपनियां उस टॉप 500 में से मैं लूं जिससे कि एक अच्छी ग्रोथ बना सकूं। दूसरा रास्ता है थोड़ा तेज और फास्ट पैसा बनाने का। जो कंपनीज अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं हैं, आप स्टार्टअप नहीं कर सकते, बट आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। ऐसे कई सारे वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म हैं जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं और एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, जो कि 2 या 4 सालों में शेयर मार्केट में लिस्ट होने आएंगे ही आएंगे, जिनका रोड मैप है शेयर मार्केट में आने का। आप ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स में पैसा लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास जो कॉर्पस है वो मिनिमम 1 करोड़ रुपीज़ हो, क्योंकि ऐसे फंड्स में पैसे लगाने का जो कॉर्पस होता है वो मिनिमम 1 करोड़ होता है। अब आप आए दिन सुनते होंगे नारायण मूर्ति ने इतना पैसा लगाया, ज़ीरोधा के फाउंडर ने इतना पैसा इस बिज़नेस में डाला। तो बिकॉज दे अंडरस्टैंड द बिजनेस, दैट्स वाई दे आर इन्वेस्टिंग इन अदर्स बिजनेस। सो आप नौकरी कर रहे हो, आपको बिजनेसेस की इतनी समझ नहीं है, बट जो फंड मैनेजर्स हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उन्हें तो बिजनेसेस की समझ है। वो आपके 1 करोड़ को इस तरीके से मैनेज करेंगे और आपको एज ए स्टार्टअप आपको उसमें अपना ब्लड और स्वेट नहीं बर्न करना है, क्योंकि स्टार्टअप कोई सक्सेस होता है तो पैसे तो लगते ही हैं जी। आपकी मेहनत, आपका दिमाग और आपका खून पसीना भी लगता है, तब जाके वो स्टार्टअप फ्लरिश होता है और आपके कई गुना पैसे बनाता है। जी। तो अब आप केवल पैसे लगाकर भी एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि कोई थर्ड पार्टी इस्टेब्लिश्ड मैनेजर उसको क्यूरेट करेगा आपके लिए कि कौन कौन से वो 7-8 आइडियाज़ होने चाहिए जिसमें आपका वो फंड पैसा लगा दे। और ऐसे जो फंड्स होते हैं वो 4 या 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप को बनने में, वैल्यूएशन क्रिएट करने में, लिस्ट होने में समय लगता है। तो अगर आप 4-5 साल आपके पास पैसे हैं और आप 5-6 साल या 8 साल दे सकते हो अपने पैसे को, देन आपको इस टाइप के फंड में भी पैसा डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। बट पहला पॉइंट जो होना चाहिए वो लिस्टेड कंपनीज, टॉप 500 कंपनीज। पहले म्यूचुअल फंड से बनाइए 2-4 करोड़ रुपए। जब एक बार 4-5 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया, देन यू कैन टेक द लेवरेज कि वो 1 करोड़ रुपए से मैं उसको आगे बढ़ाऊं, दूसरे टाइप के बिजनेसेस में इन्वेस्ट वैल्यू वाले बिजनेसेस में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। धन्यवाद। मोहित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान में, टिपिकली इंडिया में, ये बहुत बड़ा नोशन है कि पैसा कमाओ और घर बनाओ सबसे पहले। लाइक रियल एस्टेट में लोग काफ़ी इन्वेस्टेड होते हैं, इवन इफ़ दे आर स्टार्टिंग अ वेरी स्मॉल जॉब, 30,000 50,000 की जॉब्स कर रहे होते हैं, फिर भी लाइक उसको अच्छा खासा EMI में इन्वेस्ट करके घर को एसेट बनाने के लिए रहते हैं। आप काफ़ी टाइम से बताते रहे कि आप डाइवर्सिफाई करो पोर्टफोलियो को, बट
अच्छा खासा लाइक लोग अपना मेजर स्ट्रीम पैसा रियल एस्टेट में डाल देते हैं, तो उस पर कुछ आप लाइट थ्रो करना चाहेंगे? देखिए, ये बात सच है कि रियल इस्टेट एक अच्छा एसेट क्लास है, बट रियल इस्टेट जो है आपसे बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड करता है। तो एक तो रियल इस्टेट की ज़रूरत होती है आपको, उसको मैं सेपरेट रखना चाहूँगा। उसको फिर आप इन्वेस्टमेंट मत मानिए। आपको घर लेना है, ऑफिस लेना है, दुकान लेना है, दैट इज़ योर नीड। उसके लिए आप लोन लीजिए और सिलेक्ट कीजिए, वो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको रहना है उसमें। एंड इस पे एक डिबेटेबल इशू है, रहना या रेंटेड वर्सेस परचेज, दैट्स योर इंडिविजुअल चॉइस। बट येस, इफ़ यू हैव लेवरेज देन ओनली गो फॉर बाय। एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर करियर तो कोशिश करो कि पहले वो बिल्ड करो लेवरेज, पैसा बिल्ड करो, लिक्विडिटी बिल्ड करो, देन गो फॉर दोज काइंड ऑफ कमिटमेंट्स। तो अब जब बात आती है डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये बात सबको याद तो रहती है, बट जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तब भूल जाते हैं सब लोग ये बात, क्योंकि तब तो एफडी से भी निकाल, म्यूचुअल फंड से भी निकाल, सोना भी बेच, और लोगों से भी उधार ले, बैंक से भी उधार ले, एंड जाके केवल एक प्रॉपर्टी, एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट जी। तो इन्वेस्टमेंट कर दिया इस लालच में कि ये ज़्यादा रिटर्न देगा, और उसने वो रिटर्न ज़्यादा देर से दिया या ना दिया ज़्यादा, आपको स्टक कर दिया, तो आपके पास कोई लिक्विडिटी नहीं बची कुछ और करने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि रियल इस्टेट को एज ए इन्वेस्टमेंट तब करना चाहिए जब आपके पास अदर लिक्विडेबल एसेट्स भी हैं, तब आप रियल इस्टेट में आ सकते हैं, क्योंकि आजकल 1 करोड़ से कम तो कुछ आता ही नहीं है जी। तो अगर आपके पास 3-4 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टेड है, तब आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देख सकते हो, या 50 लाख का लोन भी ले सकते हो, क्योंकि कुछ ब्रेक होता है आपके इनकम स्ट्रीम में, तो कम से कम और जगह से आप EMI स्टॉप कर सकते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, आपकी SIP आपके मन मुताबिक स्टॉप हो सकती है, आपकी EMI आपके मन मुताबिक स्टॉप नहीं हो सकती है। तो दैट्स वाई आई ऑलवेज से पहले SIP से 1-2 करोड़ बना लो, उसके बाद फिर आप कुछ भी कर सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई EMI आपकी बाउंस नहीं होगी, क्योंकि आपके पास सरप्लस होगा, मतलब हाथ नहीं बंधेंगे। तो आप ऐसे इन चीज़ों में मत काम करो जहाँ पे आपके हाथ बन जाए। जिंदगी जीनी भी है आपको जी, समझ गए। ओके मोहित जी, नेक्स्ट सवाल है मेरा। ईरान इराक वॉर जो चल रहा है, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो रखी है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल्स काफ़ी हाई पे है, इस सिचुएशन में एक निवेशक को कैसे इस सिचुएशन को कैसे परसीव करना चाहिए और उसको कैसे देखना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए इस सिचुएशन में? थैंक यू अभिनव जी, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक तरीके से मैं कहूँ निवेशकों की दुखती रग वाले पॉइंट पर बात करना स्टार्ट किया है। तो मैं इसको इस तरीके से बताना चाहूँगा, 3 तरीके के निवेशक इस टाइम बाज़ार में मौजूद हैं। अब पहले निवेशक वो हैं जो बहुत दिनों से इक्विटी मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे थे, डिसिप्लिन से भी, कुछ लोग इनडिसिप्लिन से भी कर रहे थे, और उनके पास अब पैसे नहीं बचे हैं, वो फुली इन्वेस्टेड थे, उन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया था, और अब अचानक से 1 महीने में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से 13% निफ्टी डाउन हुई है, तो उनके पैसे बहुत जल्दी से नीचे चले गए हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा इस पहली कैटेगरी को, जिसका पूरा पैसा इन्वेस्टेड है, उसके पास और पैसे बॉटम में या डाउन में एवरेज करने के लिए नहीं बचे हैं, तो वो कम्युनिटी सबसे पहले तो ये देखे कि उसके पास आने वाले 6 महीनों के लिए अपने घर खर्च के बराबर या अपनी जो EMIs जाती है उनके बराबर पैसे हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो वो आज ही कुछ पैसे अपने, बेशक लॉस में या कम रिटर्न में निकालने पड़े, वो उन पैसों को अलग कर ले। ये आपका स्ट्रेस लेवल कम कर देगा, क्योंकि 6-8 महीने में चीज़ें सुधर जाएंगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप शांत बैठिए, हो सके अपने फ़ोन से 1 महीने के लिए सारी इन्वेस्टमेंट ऐप्स को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आपको करना तो वैसे भी कुछ नहीं है, ना बेचना है ना खरीदना है, तो देख के परेशान होने की क्या ज़रूरत है।
तो ये जो पहला सेट है इसको तो इस तरीके से करना चाहिए कि शांत रहें, कुछ ना करें, 6 महीने वाला पोर्टफोलियो देख लें, अगर वो रखा है तो ठीक है, नहीं रखा तो एग्जिस्टिंग फंड में से निकाल कर अलग सेफ्टी से रख लें। दूसरा तबका वो है जिसके पास 6 महीने का कॉर्पस अलग से रखा हुआ है, उसके बाद भी कुछ पैसे उनके पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, बट क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम कुछ और पैसा डाल दें। तो उसके लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, उस 1 लाख रुपए को आप 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कीजिए और जैसे ही बाज़ार 1% गिरे आप अपनी अपनी एक इंस्टॉलमेंट डालते रहिए। अगर बाज़ार अचानक से 2% गिर गया है तो आप अपनी 2 इंस्टॉलमेंट डाल दीजिए, क्योंकि ये एक रूल है, जितना नीचे जा रहा है आप फिर अपनी क्वांटम को बढ़ाइए, तभी आप एवरेज को अच्छे से कैप्चर कर पाओगे। तो ये रही बात दूसरे टाइप के तबके के लिए जिनको इन्वेस्ट तो करना है पर उन्हें डर लग रहा है। क्योंकि देखिए, जिस दिन बॉटम बनेगा, जिस दिन मार्केट अपने लास्ट निचले लेवल पर आएगी, उस दिन आपके अंदर 1 लाख रुपए डालने की हिम्मत नहीं बचेगी, ना ही 10 लाख, ना ही 1 लाख। आप कोई भी पैसा, बड़ा पैसा एक साथ नहीं डाल पाओगे। तो धीरे धीरे डालने से कम आपने एंट्रीज ले ली और जब भी रिकवरी आएगी तो आपके किसी न किसी लेवल से तो रिकवरी आ ही जाएगी। अब इसमें तीसरा जो तबका है वो है जिसने आज तक इन्वेस्ट ही नहीं किया था, ना शेयर बाज़ार में ना ही म्यूचुअल फंड्स में, और वो मन ही मन खुश तो बहुत है कि चलो मेरे दोस्त ने कर लिया था, मैं बच गया, मुझे नुकसान नहीं हुआ, मेरा पैसा एफडी में सेफ़ है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने अपना पैसा कहीं ना कहीं बचाया ज़रूर है। बट अगर आप इसको देखो तो आपने क्या ही बचाया है। आप 6% की एफडी पे 30% टैक्स दे रहे हो, आपके पास तो 4.5 भी % मुश्किल से आया है। तो आप ये बात लिख कर रख लीजिए, अगर आप आज भी इन्वेस्ट नहीं करते हो और जिस दोस्त ने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था और वो आज घाटे में है, 5 साल बाद वही दोस्त आपके एफडी रिटर्न से डबल कमा रहा होगा और आप अभी भी एफडी कर रहे होंगे। तो जिन लोगों ने आज तक नहीं किया है, एटलीस्ट मेरा रिकमेंडेशन है कि कम से कम आप लोग तो एसआईपी के ज़रिए धीरे धीरे एक्सपोज़र लेना स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, गेन करने के लिए एफडी से डबल रिटर्न्स हैं आपके पास, और नीचे जाने के लिए आपके पास बहुत ही कम रूम लेफ़्ट होगा अगर होगा, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि मार्केट कितना नीचे जाएगा, बट हिस्ट्री बताती है जब भी वॉर्स हुए हैं, जब भी टफ टाइम्स आए हैं, मार्केट ऑलवेज रीबाउंड। कोविड में हुआ था, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था, सन 2000 के .com बबल में हुआ था, सन 93 के हर्षद मेहता कांड में हुआ था। तो हर बार 2-4 साल में मार्केट्स ने बाउंस बैक किया है और अपने पुराने हाइस को क्रॉस किया है। तो इसलिए जिन्होंने नहीं किया है वो आप कर सकते हैं, उनके पास ये गोल्डन चांस है, सेल पीरियड है, वो इस सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे लोग गोल्ड में सेल का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे ही सेंसेक्स में भी सेल का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इंसान हो या बाज़ार, उसको जाना ऊपर ही है। मोजी, थैंक यू सो मच। आप आज सब कुछ बहुत ऑनेस्टली बताए, चाहे वो एक स्टार्टअप फाउंडर हो, चाहे वो एक सैलरीड पर्सन हो, चाहे वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस करता हो, सबके लिए कुछ ना कुछ आपने फंडे दिए। तो थैंक यू फॉर ऑल दीज फंडा मोजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अगर आज के एपिसोड ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो आज रात को वो एक पेज स्नैपशॉट जरूर बनाओ और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को थोड़ा स्ट्रक्चर देना शुरू करो। आप मोहित जैन को फाइनेंशियल फंडे के नाम से इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स से डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक अपना पैसा रैंडम नहीं, प्लान तरीके से ग्रो करने दीजिए। धन्यवाद।